Okay. So we discussed in excretory system कि nephridia या nephridium they are the long tubules या coil tubules होते हैं. ये tubules में filtration के लिए जैसे हमारे पास glomerulus Bowman capsules का combination है, वैसे ही ये tubules filtration में absorption reabsorption mechanism करके waste products को आगे excrete out करवाते हैं. Then उनके segments mentioned हैं, कौन-कौन से segments में exactly क्या-क्या चीजें present हैं. This is about excretory system. Everything is easy. अर्थ फॉर्म में कोई भी सिस्टम डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको हाईलाइट करवाया जा रहा है, नोटिस करवाया जा रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. एट द एंड यही वो बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी है. आफ्टर दिस सेशन मैं आपको ये पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी, ये फाइल्स भेज दूंगी आपकी क्विक रिविजन के लिए. दिस इज अ गुड वन. देन कम्स नर्वस सिस्टम. अभी नर्वस सिस्टम इनके पास भी वेल वर्स्ड नर्वस सिस्टम या नर्व ब्रेन या फिर नर्व के नेटवर्क्स नहीं है, बट बहुत ही बेसिक चीजें प्रेजेंट हैं, जैसे गैंग्लिया है. सो थोड़ी चीजें हैं ताकि इनके एक्शंस को कंट्रोल किया जा सके. देन पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड. तो बस इतना ही इनके पास नर्वस सिस्टम के नाम पे है. इस वजह से इनका सेंसरी एडवांसमेंट भी इतना ज्यादा नहीं हुआ. बहुत ही बेसिक एंटीनास या रिसेप्टर लाइक सेल्स हैं जो कुछ सिग्नल्स डिटेक्ट कर पाते हैं, जैसे टेम्परेचर के लिए थर्मो रिसेप्टर्स होंगे या कीमो रिसेप्टर्स कुछ होंगे, या इन केस कुछ चीज चेंज हो रही है तो कीमो रिसेप्टर्स इनके लिए इसलिए जरूरी है बिकॉज इनका मैक्सिमम जो इनका हैबिटेट है वो डैम्प एरिया है, सॉइल है, उसके अंदर इम्बेडेड रहते हैं. तो उस एरिया में वो सॉइल या वो एरिया कितना फ्रेंडली है, वो पीएच चेंज समझना जरूरी है ताकि ये सर्वाइव कर पाए. दैट्स व्हाई कीमो रिसेप्टर ही इनके लिए मोस्ट एडवांस्ड रिसेप्टर्स या सेंसरी ऑर्गन एज अ सेंसरी ऑर्गन इनके लिए काम करता है. सो दिस इज अबाउट देयर नर्वस सिस्टम एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्या क्या चीजें इनके पास है. देन कम्स फाइनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि यही मेन इसी बात पे आप फोकस करते हो कि एग्जैक्टली ये रिप्रोडक्टिवली कितने एक्टिव हैं, प्लस इनका नेक्स्ट जनरेशन या इनकी पॉपुलेशन कैसे मेंटेन हो पाती है. इवन दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इंटरनल रिप्रोडक्शन है, बट स्टिल यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट नहीं है, एक ही ऑर्गेनिज्म में बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल इनको कहते हैं. कहाँ पे क्या क्या चीजें, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. 2 pairs of testes, 10 to 11 segments. उनका ऑर्गन का नाम और उनके सेगमेंट का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है. वासा डिफरेंस वो चीजें प्रेजेंट है, यानी टेस्टिस से कनेक्टेड ट्यूब जो सीमेन जो फॉर्म हुआ उसको ट्रांसफर करवाएगा, मेल गैमेट को ट्रांसफर करवाएगा. कहाँ पे प्रेजेंट है, टिल 18 सेगमेंट तक वो प्रेजेंट है. यहाँ से शुरू होंगे, 11th वाले से स्टार्ट होंगे, मे बी 12th कह लो, एंड 18 तक उनका कंटिन्यूएशन होगा. 2 pairs of accessory glands. accessory glands का मीनिंग ये हो गया कि यही है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे स्पर्म को. स्पर्म तो नॉर्मल सेल्स होते हैं, उनको सीमेन बनाने के लिए उसमें नरिशमेंट या लुब्रिकेशन के लिए इनफ फ्लूइड ऐड करना पड़ता है. तो वो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इन ऑल काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम आई एम टॉकिंग अबाउट. ये सबके लिए कॉमन है. 17th to 19th accessory glands. Prostate and spermatic duct. Prostate gland also provides nourishment. एंड दूसरा स्पर्मेटिक डक्ट्स, यही मेन डक्ट है जो आगे एज अ पोर ओपन होगा एट 18th सेगमेंट. ये हो गया रिलेटेड टू मेल गैमेट्स की क्या क्या चीजें प्रेजेंट है मेल गैमेट में. देन रिलेटेड टू फीमेल. अभी फीमेल जो है इनका ओवरऑल स्टार्ट जो होगा इनका पोर 14th सेगमेंट. दूसरी चीज, जहां से मेल गैमेट स्टार्ट होता है उसी के पैरेलली भी फीमेल गैमेट स्टार्ट हो जाता है, यानी उससे थोड़ा पहले समवेयर अराउंड 7 to 8 सेगमेंट के बीच में ही ओवरी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. देन उसका ओपनिंग जो होगा जेनिटल पोर, वहां पे कितना था, जेनिटल पोर को ओपन होने के लिए 18 सेगमेंट लग गए, काफी ज्यादा एरिया ले लिया. यहाँ पे 14 सेगमेंट में ही जो जेनिटल पोर है वो ओपन होगा. सो ओवरीज क्या बनाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड देन इनका कॉम्बिनेशन एक जगह पे इनको कंप्लीटली कंबाइन करेंगे. देयर विल बी वन पाउच, जेनिटल पाउच आप बोल सकते हो, वहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. सो दिस इज हाउ ऑल द एक्शंस एंड सिस्टम्स अकर इन अर्थ फॉर्म. दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग. बात समझ में आई? जिन्होंने पढ़ा yes, उनकी मेमोरी रिफ्रेश करवानी है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग देना है कि इतना भी टफ नहीं है. ये ऑर्गेनिजम्स का जो भी आप पढ़ रहे हो या जो चीज हमने नहीं पढ़ी थी लास्ट टाइम, तो इतना टफ नहीं है. बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको चीजें पढ़नी है.
अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक नॉन कॉर्डेटा के दो पार्ट्स पढ़े, जिसमें कि एक लोअर एंड एक हायर का हमने एग्जांपल देखा। लोअर इज अर्थवर्म एंड ऑफ कोर्स हायर इज आर्थ्रोपोडा, दैट इज कॉकरोच। अब इसके बाद आप पढ़ोगे एक वर्टिब्रेटा, जिसमें कि टेट्रापोडा सुपर क्लास से फ्रॉग आपको पढ़ना है। तो ये जो तीन चीजें, ये तीन ऑर्गेनिजम्स पता है क्यों सेलेक्ट किए? ये सेलेक्ट इसलिए किए क्योंकि ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स है, जो हर जगह आपको मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स है, जो कॉमनली आपको कहीं भी दिख जाते हैं, डोमेस्टिक लाइफ साइकिल में भी आपको दिख जाएंगे। एंड क्योंकि इनको मैंने इन तीनों का डायसेक्शन भी कराया जाता, राइट, बट अब नहीं कराया जाता, अब स्कूल्स में ये चीज मना कर दी गई है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज एथिकली नॉट राइट। एट द एंड वो ऑर्गेनिजम्स का भी अपना राइट है, ऐसा कहा गया है। और दूसरी चीज, इट्स नॉट गुड टू सैक्रिफाइस एनिमल्स जस्ट फॉर आवर नॉलेज सेक, ये चीज। तो इट्स बेटर कि जितने हो चुके हैं सैक्रिफाइस, उन्हीं के जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वही आप पढ़ो। आप वीडियोज या एनिमेशंस या फिर डमीज जो होते हैं आप उस फॉर्म में आप देखो, बट यू कैन नॉट सैक्रिफाइस नाउ। तो अभी आपके कॉलेज लेवल पे तो नहीं होता, वरना जिस अभी तक 11th 12th में एक बार कॉकरोच अर्थवर्म तो हो जाता है, तब ये तीनों ही डाइसेक्ट कर देते हैं। एंड 12th स्टैंडर्ड में तो और ज्यादा डिटेल स्पेसिमेंट्स के बारे में आपको बताया जाता है, बट इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। ये कुछ डायग्राम, ये दोनों डायग्राम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अरेंजमेंट के ऊपर है, हाउ दे आर अलाइंड, कैसे सारे ग्लैंड्स, देन उनका डक्ट्स, उनका अरेंजमेंट, कहाँ पे अपर्चर्स है और कहाँ पे उनके पोर्स ओपन होंगे, ये चीजें उसके अलाइनमेंट है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा ही समझो। कॉमन चीज मैंने बता दी है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो क्या क्या नाम है जो कॉमन है, तो वो सब में कॉमन है। फीमेल है तो एग्जैक्टली सेम, ओवरी, ओविडक्ट, ये चीजें कॉमन होने वाली है। तो इस चीजों को आप ध्यान रखो। दो चार लेबलिंग्स ऐसी हैं जो कॉमन है, ऑल ऑल यूनिवर्सल है सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए सेम। नेक्स्ट कम्स फ्रॉग। फ्रॉग रिलेटेड अब आपका सुपर क्लास कौन सा हो गया? टेट्रापोडा। उसमें एम्फीबियन जो है क्लास मेन वहां से बिलोंग करता है। एम्फीबियंस क्यों कह रहे हैं? बिकॉज बोथ वाटर एंड लैंड दोनों ही रिक्वायर्ड है इनकी लाइफ साइकिल को फुलफिल करने के लिए, दैट इज वन ऑफ द थिंग। देन और क्या क्या जानते हो आप टेट्रापोडा के बारे में या एम्फीबियंस के बारे में? कोल्ड ब्लडेड है तो ऑफ कोर्स फ्रॉग भी कोल्ड ब्लडेड होगा। देन दूसरी चीज, यस मैम। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अब टेट्रापोडा है तो एंड फोर मैम फ्रॉग में एक्चुअली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, पहले टैडपोल बनता है, राइट, इनडायरेक्ट मेल डेवलपमेंट फिर हो रहा है। मतलब एडल्ट फ्रॉग। करेक्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बाद ये आफ्टर लार्वा ओविपेरस भी होगा मैम। दे विल कम टू द लैंड, दैट्स हाउ दे सर्वाइव। ये चीजें कुछ आप जानते हो। देन सेपरेट सेक्सेस हैं, यानी मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, प्लस इनके पास भी कुछ बेसिक ऑर्गन सिस्टम एंड सेंसेस होंगे, ये ऑलरेडी आपको पता है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब फ्रॉग को ध्यान में रखते हुए कुछ उसके मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या क्या है। पहला है मॉर्फोलॉजी, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला कि एडल्ट जो लार्वा है, लार्वा तक ही आपको टेल मिलेगा, इसीलिए इनडायरेक्ट बोल रहे हैं हम कि उनका जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है मॉर्फोलॉजिकली कंप्लीटली पेरेंट्स एंड यंग वंस अलग अलग दिखते हैं। टेल्स लार्वा के पास होते हैं, और जैसे जैसे एडल्ट हो जाएगा वो टेललेस ऑर्गेनिज्म होता जाता है। पहली चीज तो ये। तो इनके पास यानी ओवरऑल बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड है हेड एंड ट्रंक में। हेड तो आपको समझ में आ गया, और बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी जहाँ पे लिम्स अटैच्ड है एंड ऑर्गन्स अटैच्ड है वो हो गया ट्रंक एरिया। अब इनके पास ओवरऑल रेस्पिरेशन के लिए या ब्रीदिंग प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं। दे हैव नॉस्ट्रल्स, मतलब लंग्स भी है उनके पास, उनके पास स्किन भी है, मींस स्किन के थ्रू जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, उसके थ्रू भी इनका रेस्पिरेशन कंटिन्यूएशन में होता है। प्लस दे हैव लंग्स आल्सो एंड नॉस्ट्रल्स हैं, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, जिसकी वजह से वो अगेन ब्रीदिंग कंटिन्यू कर पाते हैं। दूसरा, लोकोमोशन के लिए इनके पास प्रॉपर लिम्स प्रेजेंट है। तीसरा क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, डज एनीवन नो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन देयर लिम्स, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब? आई थिंक सो 4 होते हैं। Okay, 4 digits. Okay, anyone else?
Ma'am, the hind limbs have been 5 digits. ओके, सो हाइंड लिम्ब जो फ्रॉग का है उसमें 5 डिजिट्स होते हैं और फोर लिम्ब में 4 डिजिट्स होते हैं. दैट इज द ओनली डिफरेंस. इसलिए पूछा क्योंकि डिटेल पढ़ रहे हैं तो आप पूछते हैं, बट आई थिंक मैंने एनिमल किंगडम के टाइम पे ये चीज बताई हुई. पीएनएमटी 2 को बताया, 1 के साथ तो ये चीज, अब ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है, 2 को बताया. चलो, अब जैसे बाकी दोनों का देखा, इसके भी कुछ एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स देख लो, क्या क्या चीजें हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, अब इतना आप दिमाग में रखो, थोड़ा एडवांस्ड होने वाला है. जो आपने पढ़ा उससे थोड़ा एडवांस्ड फॉर्म होगा. वेल वर्स्ड ऑर्गन सिस्टम एंड वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स होने वाले. दैट अंडरस्टैंडिंग यू ऑलरेडी हैव. क्या क्या चीजें हैं, अभी इनका नेचर बता दिया कि किस टाइप का फूड खाते हैं. इससे पहले तक तो फूड का कोई नामो निशान नहीं था. कार्निवोरस हो कि ओमनिवोरस हो, कुछ लेना देना नहीं है उन ऑर्गेनिजम्स का. यहाँ पे लेना देना है, तो इनको कहा हुआ है कार्निवोरस. तो साथ ही साथ ये मेंशन किया अबाउट शॉर्ट इंटेस्टाइन, ये चीजें मेंशन की है. देन ऑफ कोर्स अब डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कनाल होगा, इनके पास माउथ है यानी बकल कैविटी है, फेरिंग्स रीजन, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड देन क्लोएका. अभी क्लोएका यहाँ पे एनस वर्ड यूज नहीं किया है, सॉरी, प्रॉपरली एनस की बजाय क्लोएका वर्ड यूज किया है. क्यों क्लोएका यूज किया है, एक बार और मैंने आपको सेशन जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते थे तभी आपको एक डिफरेंस बताया था. क्लोएका क्या होगा, जहां पे हर चीज कंबाइन हो रही है ना, जितनी भी अलग अलग Yes, ma'am. ऑर्गन सिस्टम्स की भी ओपनिंग के कंबाइन कॉम्बिनेशन हो रहा है. जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी वही ओपनिंग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी वही है, डाइजेस्टिव के लिए भी And वही है. digestive system में वही है. हाँ, तो अगर सबका फ्यूजन एक ही कॉमन डक्ट में होता है तो उसी चीज को हम क्लोएका बोल रहे हैं. अगर एनस वर्ड यूज करें मींस मोस्ट स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कनाल की ओपनिंग है, दैट्स व्हाई. तो रेक्टम फाइनली विल ओपन एंड एट क्लोएका. देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनका रेस्पिरेटरी, क्यूटेनियस एंड पल्मोनरी. एज आई सेड, लंग भी है तो पल्मोनरी, क्यूटेनियस क्योंकि इनका स्किन जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और गैसियस एक्सचेंज करता है. क्योंकि इनका जो लाइफस्टाइल है और ओवरऑल साइकिल है वो बोथ वाटर एंड लैंड डिपेंडेंट है, इसीलिए ये दोनों ही एडेप्टेशंस एज एन एडल्ट ये कंटिन्यू करते हैं. दैट इज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. नेक्स्ट रिलेटेड टू सर्कुलेटरी, क्लोज्ड और ओपन. Closed. करेक्ट, अब क्लोज्ड ही रहेगा. अब Closed वर्टिब्रेटा, ये भी ध्यान रखो, वर्टिब्रेटा के केस में आ गए, इनके पास अब स्केलेटल सिस्टम है. इससे पहले तक आपने स्केलेटल Yes. सिस्टम नहीं पढ़ा, यहाँ पे अब वो एक्स्ट्रा पढ़ोगे स्केलेटल सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड है, 3 चेम्बर्ड हार्ट, 2 चेम्बर्ड पाइसिस, यहाँ पे 3 चेम्बर्ड हार्ट हो गया, यानी 2 Yes, ma'am. एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल इनके पास Ventricle प्रेजेंट. member divided नहीं होता ना. यस, वेंट्रिकल पुअरली डेवलप्ड Partially होता है. divided भी नहीं होता है. करेक्ट करेक्ट. Partially जो divided. इनका एट्रियम होता है ये वेल वर्स्ड होता है, वेल डेवलप्ड. वेंट्रिकल पुअरली डेवलप्ड होता है. ऐसा इसलिए होता है, रीजन Yes. क्या है, हम लोगों के जो हार्ट में आपने नोटिस किया होगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों का सिमिलर फंक्शन हो रहा है. अगर सिर्फ एट्रियम की बात कर रहे हैं और सिंगल वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, मतलब वेंट्रिकल एक ऐसा एरिया Ventricle जहाँ पे mixed ब्लड मिक्स blood होता है. देगा बाहर. करेक्ट, तो ऐसा एरिया जहाँ पे ब्लड मिक्स हो रहा है. मिक्स होने की वजह से इनका जो ओवरऑल मैकेनिज्म है वो हमसे थोड़ा अलग हो जाता है. इनके पिगमेंट्स और इनका जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है एज कम्पेयर टू अस. इनके पास लिम्फ भी है, जैसे हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है, इनके पास भी है. ड्रेनेज, फूड, ड्रेनेज, इम्यूनिटी, डिफेंस जो भी करना है, या फैट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाना है, दैट इज ऑल्सो देयर. देन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जैसा ब्लड हमारे पास है वही सेम कंपोजिशन इनके पास भी. द ओनली डिफरेंस इज इन द हार्ट चेम्बर. नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए अब इनके पास क्या होगा, किडनीज. अब तक नेफ्रीटिया पढ़ा आपने, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स पढ़ा, अब आप प्रॉपर किडनी पढ़ो. किडनी का डेवलपमेंट हो गया, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, एंड वो ओपन होगा क्लोएका. यूरिनरी ब्लेडर, सो यूरेथ्रा से ओपन होने की बजाय यहाँ पे डिफरेंस क्या है, क्लोएका इसका ओपनिंग है. अब किडनी है तो इसका एक्सक्रीशन कैसा होगा, जैसे हमने हमारा पढ़ा है. तो ग्लोमेरुलस है, यानी किडनी में नीफ्रॉन्स हैं, वुमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड ऑल द डक्ट्स. तो सारा फिल्टरेशन होगा, यानी इनके पास भी अफरेंट आर्टरीज आएंगे, फिल्टर करवाएंगे, एंड उसकी वजह से क्लोएका के थ्रू आगे एक्सक्रीशन प्रोसेस हो पाएगा, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा.
दिस इज अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम. देन यूरियोटेलिक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि टाइप ऑफ वेस्ट किस फॉर्म में है. कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इनका कैसा है, तो ऑफ कोर्स एडवांस्ड. इनके पास अब ब्रेन है, इनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वेल डिस्टिंग्विश्ड है, क्लोज टू अस, काइंड ऑफ क्लोज टू अस. अब देख लो इनके पास थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल ग्लैंड, पेनक्रिएटिक ग्लैंड, वो सारे ग्लैंड्स जो हमारे पास थे वो सारी चीजें इनके पास भी अब प्रेजेंट है. तो यानी इनका सेंसरी बट सिस्टम इनके पास मैम पॉन्स नहीं होता. सॉरी मैम इनके पास पॉन्स नहीं होता है. हाँ, पॉन्स नहीं होता, दैट इज द ओनली पार्ट. तो वो डिटेल एनाटॉमी हो गई. अभी इतना ही समझो कि इनके पास भी अब वेल वर्स्ड प्रॉपर ऑर्गन्स या नर्वस सिस्टम के लिए ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीजें हो गई. तभी तो वर्टिब्रा है. वर्टिब्रा इसलिए है क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम है, एंड वो कॉलम इसलिए है क्योंकि वो प्रोटेक्शन स्पाइनल कॉर्ड को ही देने के लिए बना हुआ है. प्लस आपका पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स का कनेक्शन, ताकि आपका हेड भी बैलेंस्ड रह सके फॉर ऑल दोस फंक्शंस. ये रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन. अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन सिस्टम समझने के बाद लास्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव, मेल एंड फीमेल सेपरेट, उनके अपने अपने गोनाड्स है, प्लस डिफरेंट फॉर्म ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो मेल हैव टेस्टिस, और उस टेस्टिस के बाद अगेन वासा डिफरेंस, एंड पूरा आगे एक्सक्रीट आउट अगर करना है जो गोनाड्स को या फिर गैमीट्स कह लो उनको, तो क्लोएका के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट करेंगे, एंड सेम विद द फीमेल आल्सो. अभी एट अ टाइम इनके नंबर ऑफ एग्स दिए हुए हैं 2500 to 3000 एग्स. जो फीमेल है इतना एट अ टाइम वो इतना एग लेइंग कर पाते हैं. दिस इज ऑल द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनकी एक्टिविटी. इतनी बात समझ में आई सबको? मैं आपको डायग्राम देती हूँ. एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व द डायग्राम फॉर 2 minutes. I'll be back. Okay, so this is the basic understanding. Also, frog and earthworm. अभी बता रही हूँ सिलेबस वाइज एज पर योर नीट सिलेबस वो रिड्यूस किया गया है, इसीलिए मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे रही हूँ. और बेसिक क्या, डिटेल भी आप पढ़ोगे तो इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है. अगर कोई नीट के सिलेबस में चेंज, कोई फाइनल चेंजेस होते हैं, कोई एडिशनल कोई कंटेंट ऐड किया जाता है, देन आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू. अर्थवर्म के ऊपर क्वेश्चन आया था मतलब 2017 और 21 में. हाँ, बट अभी बच्चे करेंटली बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक बहुत सारा कंटेंट रिड्यूस हुआ. उसी रिड्यूस कंटेंट को अभी तक आगे लेकर जा रहा है. दैट वाज रिडक्शन मींस ये बोलकर किया था एज पर द गाइडलाइंस कि टिल फर्दर अनाउंसमेंट अभी तक कोई भी टॉपिक या सिलेबस जो है वो ऐड नहीं करेंगे टिल नेक्स्ट अनाउंसमेंट. तो अभी तक कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है. एंड यू नो ऑल द कंडीशंस. अभी तक आपकी डेट भी नहीं आई है ना, मींस आप तो 11th में हो, बट 12th के लिए तो आप लोग कुछ ना कुछ तो रखते ही होगे अपडेशन की नेक्स्ट अभी इस साल कब होने वाला है एग्जाम. तो अभी तक कोई डेट नहीं, कोई फॉर्म नहीं है, इनफैक्ट जेईई एडवांस का भी कुछ नहीं. तो अभी तक मींस इट्स वेरी डिफिकल्ट करंट टाइम पे इतने बड़े स्टूडेंट्स, इतने सारे बच्चों को एक जगह पे बुला के करना अभी भी ये बहुत बड़ा, बहुत बिग डील है. दैट्स वाई सोचा जा रहा है कि एग्जाम्स की डेट्स कब रखें, क्या रखें, सिचुएशन बेटर होने का इंतजार किया जा रहा है. यस मैम इवन केवीपीवाई का भी कितनी बार पोस्टपोन हो गया. करेक्ट करेक्ट, बहुत सारे. इवन आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द पीएचडीज. मेरे खुद के एग्जाम्स बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं. आप ही नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही हूँ. जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अनदर एंट्रेंसेस. तो मेरे भी एग्जाम्स होते हैं. इनफैक्ट आई हैव गिवन द एग्जाम्स एंड मैं डिस्क्वालीफाई, पूरा का पूरा एग्जाम डिस्क्वालीफाई हो गया. देयर वाज नो रिजल्ट और कोई रैंक नहीं था, मार्क्स तक डिक्लेयर नहीं किए.
क्योंकि वो पेंडेमिक टाइम था, इट विल बी अनफेयर फॉर अदर वन, तो जिन्होंने मेहनत की वो अफेक्ट हो गए, सो सबको ही हैम्पर हो रहा है, एवरीवन इज गेटिंग हैम्पर्ड। ओके, इतनी बात समझ में आई? अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग। ओके, चलो लेट मी टेक फ्यू क्वेश्चंस। ध्रुव ने बहुत पहले से क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेट मी टेक योर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि टिश्यूज ओरिजिन फ्रॉम जर्म लेयर्स एंड विच जर्म लेयर गिव राइज टू विच टिश्यू। ओके गुड, चलो दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक कुछ कुछ आंसर्स आप लोग भी कर पाओगे। चलो 4 टिश्यूज है हमारे पास। पहला है एक्चुअली वो बहुत पूछते हैं ना उसमें, राइट जब हमारे टेस्ट आते हैं फिर उसमें समझ नहीं आता क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, नहीं है। हाँ। पीएनएमटी 2 के बच्चे हैं यहाँ पे? यस और नो बोल दो कोई एक जन, पीएनएमटी 2 का कोई है तो। कोई है एनीवन? क्योंकि उनको करवाया था। ओके ओके, तो चलो मैं ही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ थोड़ी देर में। एपिथेलियल टिश्यूज 1 टाइप, दूसरा है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है हमारे पास मसल एंड चौथा है हमारे पास न्यूरल टिश्यू। यस। अब एपिथेलियल, ये सारे टिश्यूज इनके फंक्शंस के हिसाब से इनका ओरिजिन भी उसी तरीके से डिफाइंड है कि क्या क्या चीजें होंगी, कैसे ये ओरिजिन होंगे। एनीवन अगर पीएनएमटी 2 के हो, अगर कोई बच्चे, आप लोगों को स्टार्टिंग में ही ये सारी चीजें बताई थी, तो ये कौन से जर्मिनल लेयर्स, यानी 3 ही जर्मिनल लेयर्स होंगे आपको, या तो एक्टो होगा कोई चीज, या तो मिजो होगा, या एंडो होगा, इन 3 के अलावा और कुछ नहीं होगा। इन्हीं में सब खेलना है। इनफैक्ट बहुत सारे तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल हैं, ऐसे बहुत सारे टिश्यूज हैं जो हर कॉम्बिनेशन से बने, हर जर्मिनल लेयर से बने। अब जर्म लेयर क्या होता है, अब ये समझ लो। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो सबसे पहला बैच डिफरेंशिएट होता है, अब डिफरेंशिएट पता है आप लोग, तो पहला बैच जो डिफरेंशिएट होता है उसी को एक्टो, मीजो, एंडो के फॉर्म में कहा गया, क्योंकि वो 3 लेयर्स। जो फर्स्ट बैच ऑफ सेल्स होता है ऐसा बोल रहे हैं। राइट, फर्स्ट डिपार्टमेंट जिसको आप बोलेंगे कि नाउ यू गो अहेड एंड डू योर वर्क नाउ, तो वही डिवाइड होते हैं। तो कुछ एपिथेलियल बनाते हैं, कुछ मसल बना रहे हैं, कुछ नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। ऐसे ही पहले होगा जर्मिनल लेयर का डिवीजन। तो इनिशिएशन आपका कैसे होता है, पहले जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट का डिवीजन हुआ, एम्ब्रियो बना। जब तक इम्प्लांट नहीं होता यूट्रस में तब तक उसे एम्ब्रियो नहीं बोल सकते। एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो बनने के बाद वो फीटस बनता है, तो फीटस के टाइम पे उसका होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फिर ऑर्गन डेवलपमेंट। तो ऑर्गन डेवलपमेंट जब होता है तब आप बोलते हो कि ऑर्गन बना, बट इनके बीच में एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे सेल्स का जर्मिनल लेयर डिसाइड करना पड़ता है। गैस्ट्रुला वर्ड सुना है, ब्लास्ट्यूला, ग्लैस्टुला। तो ये जो ब्लास्ट्यूला है या ब्लास्टोसिस्ट जो है, ये ऐसा स्टेज है जब वो एम्ब्रियो यूटेरस के इंट्रा यूटेराइन वॉल पे अटैच होगा, है ना। पहले एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में ही सस्पेंडेड रहता है, कुछ दिन घूमने के बाद, मस्ती वस्ती करने के बाद उसे टिकना पड़ता है। तो कहाँ टिकता है, इंट्रा यूटेराइन वॉल पे, दैट इज द कंडीशन। गैस्ट्रुला इज द स्टेज जहां पे जर्मिनल लेयर डिवाइड किए जाते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको रिप्रोडक्टिव नॉलेज दिया, आप ये सब डिटेल में पढ़ोगे, आपके पहले ही 12th के चैप्टर में ये सब कुछ है। तो ये हो गया गैस्ट्रुला। ये मैंने पीएनएमटी 2 को एनिमल किंगडम की शुरुआत में भी बताया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोटोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स का जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने आपको दिखाया। राइट नाउ आई डोंट नो कितने बच्चे हैं इस क्लास में पीएनएमटी 2। चलो पहला ले लेते हैं कि क्या क्या है। सो एपिथेलियल टिश्यूज, क्योंकि इसका मेजर है कवरिंग, रैपिंग, ईदर आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट एनवायरमेंट को ये सपोर्ट करते हैं, दैट्स व्हाई इनका जो मेन ओरिजिन होगा दैट विल बी एक्टोडर्मल। इनका मेजर जो ओरिजिन है एक्टोडर्मल, यही ओरिजिन आईज, नोज एंड जितने भी एपर्चर्स प्रोसेसेस हैं उनको डेवलप करवाने में हेल्प करते हैं। अंडरस्टूड कि इनका ओरिजिन क्या है? यस मैम। ओके, अब कनेक्टिव टिश्यूज, एनी गेसेस, कनेक्टिव टिश्यूज कौन से जर्मिनल लेयर से बनेगा? मुझे लग रहा है मेसोडर्म। मेसोडर्म, ओके, करेक्ट। मेसोडर्म से इसलिए बनता है मेसोडर्मल ओरिजिन बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू ही है जिनके स्पेशल अलाइनमेंट की वजह से कैविटीज भी बनती है, बॉडी कैविटीज भी बनती है, स्पेसेस बनाते हैं, इंटर टिश्यू और इंटर ऑर्गेनिक स्पेस, ऑर्गन स्पेसेस भी ये क्रिएट करवाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा,
ये बोन्स बना रहे हैं, इनके फॉर्म्स अलग अलग हैं, ये फ्लूइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो सारी एग्जिस्टेंस है, इसके लिए मेसोडर्मल लेयर, मेसोडर्मल जो जर्मिनल लेयर है, दैट इज द ओनली वन जो ये सारी चीजें बनाता है। दे हैव दैट मच ऑफ सबसे स्पेसेस। ज्यादा अबंडेंट भी यही है ना? राइट, सबसे ज्यादा अबंडेंट भी यही है। देन आईज वगैरह कुछ बनता है, तो जैसे जब आप अभी हम कुछ नर्वस सिस्टम में भी सारे सेंसरी ऑर्गन्स देखेंगे, जैसे कॉर्निया हो गया, ये स्पेशली मेसोडर्मल है। तो ऐसा लगेगा कि एक्टोडर्मल है क्योंकि आईज तो बाकी एक्टोडर्मल बना है, बट उसका कॉर्निया पार्ट मेसोडर्मल है। तो ये कुछ मिसमैचेस हैं जो कि ओरिजिन वाइज वेरी करते हैं। नेक्स्ट कम्स मसल। मसल का ओरिजिन, मसल भी जो बनता है आपका मेसोडर्मल लेयर से बनता है। मेसोडर्मल प्लस एंडोडर्मल, कुछ बुक्स हैं जो सपोर्ट करती हैं एंडोडर्मल को, बट कंप्लीटली अगर देखें तो मसल्स जो हैं वो मेसोडर्मल ओरिजिन से मैक्सिमम जो है। देन कम्स न्यूरल टिश्यू, कि न्यूरल टिश्यू का ओरिजिन अब क्या क्या होगा। सो मेजर जो न्यूरल टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यू में मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म आप ऐड कर सकते हो। भाई ऑप्शन देख लेना, अगर मेसोडर्म ये सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, देन ऑफ कोर्स प्योरली मेसोडर्म तब आप टिक करोगे क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम पोर्शन इससे बना है। बट कभी कभी अगर मेसोडर्म एंडोडर्म दोनों कंबाइन है तो कनेक्टिव टिश्यूज आपके लिए वो होंगे। देन आपका जो न्यूरल टिश्यू है, एनी गेसेस फॉर द न्यूरल टिश्यूज? अब ये तो एंडोडर्म से बना होना चाहिए ना, तो उसका क्या काम है? ओके चलो अभी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे भी एंडोडर्म सपोर्ट करता है। न्यूरल इज एक्टोडर्म, आपका ब्रेन एक्टोडर्म लेयर से बना है। इट इज अ शॉक, क्योंकि दिमाग में क्या आता है कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और एंडोडर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। इंटरनल ऑर्गन होगा तो एंडोडर्म ही होगा, एक्सटर्नल होगा तो एक्टोडर्म होगा। इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंशिएटेड फंक्शंस। ऑर्गेनाइजेशन का काम ही एक्टोडर्म के पास है, इसीलिए वैसे टाइप के टिश्यूज भी एक्टोडर्म बनाता है। मेसोडर्म ऑफ कोर्स इंटरनल जितने भी एक्शन है एंडोडर्म करेगा ही करेगा, तो मेसोडर्म के साथ जब भी काम करना होता है तो एंडोडर्म करता है। इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स के कुछ एक्शंस में एंडोडर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आपके एलिमेंट्री कनाल के लाइनिंग्स हो गए, विसरल मसल्स हो गए, अभी उनको डेवलप करवाना होगा तो एंडोडर्मल डेवलपमेंट होगा। ओके एक और चीज है कुछ एक्स्ट्रा, जब आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, आई एम नॉट श्योर आपको कंफ्यूज करना चाहिए नहीं, बट एक चीज मैं आपको कंफ्यूज कर ही देती हूँ। कुछ एपिथेलियल लाइनिंग जो आउटर मोस्ट है वो एक्टोडर्मल है, कुछ जो इनर मोस्ट होता है ना, आपकी एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। तो जो इनर मोस्ट लाइनिंग होते हैं ना, जैसे आपके एलिमेंट्री कनाल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, किडनी, इनका ओरिजिन भी एंडोडर्म होता है। तो एंडोडर्म का प्योर कहीं कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सबके साथ थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है। यही एक ओरिजिन के डिफरेंस आ जाता है। तो एंडोडर्म प्योरली एंडोडर्म से पूरा का पूरा टिश्यू बना है, नो। हाँ, किसी ऑर्गन को या पूरे सिस्टम को डेवलप करने में हर टिश्यूज का जैसे जैसे रोल है, तो वैसे ही सारे जर्मिनल लेयर्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो जैसे आप अगर जैसे हायर स्टैंडर्ड में और पढ़ोगे, एमबीबीएस वगैरह में आप और डिटेल देखोगे, तब आपको ये चीज बताई जाएगी, आपको समझ भी आएगा कि नन ऑफ द टिश्यूज आर प्योरली सेम ओरिजिन बेस्ड, उनका मिक्स मैच है। क्योंकि टिश्यू को सपोर्ट करने का मतलब है कि एक से ज्यादा सेल्स भी उस टिश्यूज में कभी कभी प्रेजेंट होते हैं। तो एट द एंड ऑर्गन डेवलपमेंट होता है फंक्शन के रिस्पेक्ट में। उनको बनाने के लिए लोग कहाँ से कितनी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ से कौन आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ऐसा हो जाता है कि अभी एंडो हो, मीजो हो, सब हो, काम की बात हो रही है ना, तो वो करो चुपचाप। उस तरीके से ऑर्गन डेवलपमेंट पूरा होता है। दिस इज द मेन एक्शन। आप नोट कर लो मैम। जैसे जो स्किन है, हम स्किन को बोलेंगे कि ये तो एपिथेलियल है, बट अगर हम उसको डाइसेक्ट करते हैं फिर अंदर देखेंगे तो उसके नीचे तो फैट भी है, मतलब सबक्यूटेनियस फैट साथ में। हाँ, तो वो एडिपोज टिश्यू वो अगेन कनेक्टिव है, और साथ में ब्लड वेसल्स भी हैं, वी आल्सो हैव न्यूरल टिश्यू, तो सब कुछ आ जाता है, मतलब वो सबसे बना हुआ है। मैं राइट सो इवन मतलब और एक भी है कि जो हमारा
और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जब डेंस इरेगुलर पड़ा था तो वो भी स्किन में है, राइट, वो भी स्किन में है, करेक्ट। हाँ, तो ये सब मतलब स्किन आपको, एपिथेलियल हाँ, बोलेंगे तो, अगर हम बोलेंगे तो तीनों लेयर्स से जनरेट हुआ है वो। आपको मैं एक बता दूं, जो डर्मल लेयर मेन बोलते हैं ना, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट जो मेन डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन होता है, आपकी रियल स्किन इज नॉट ओनली एपिथेलियल, एपिथेलियल प्लस जो कनेक्टिव टिश्यूज के लेयर होते हैं उसको मिला के स्किन बोलते हैं, क्योंकि एपिथेलियल क्या है, अवस्कुलर है, ये कॉन्सेप्ट है, समझ लो इसको, अवस्कुलर है। इसीलिए एपिथेलियल का नेचर क्या यस होता है, मैम। डेड नेचर होता है। तो इसीलिए जितने भी जर्म्स हैं बाहर इन्वायरमेंट में, हम डायरेक्टली जर्म्स के कांटेक्ट में या टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में, तभी हमें हर बार कुछ नहीं होता ना, अदरवाइज तो हमारी बॉडी बहुत अफेक्ट होनी चाहिए थी। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वही दिमाग लगा के इसको भी अवस्कुलर बनाया है, और बीच में एक पैडिंग होती है, मेम्ब्रेनस लेयर है, तब जाके रियल कनेक्टिव टिश्यूज और ब्लड वेसल्स भी स्टार्ट होते हैं। उनको मिलाओगे, पूरा का पूरा लेयर बनाओगे, जैसे इस कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर की बात कर रही हूँ मैं, नॉट एडिपोस, एरियोलर टिश्यू जो लाइनिंग बनाती है, उसके ऊपर एपिथेलियल बनता है। तो वो जो बनता है एरियोलर टिश्यूज प्लस इरेग्युलर मींस डेंस, पकड़ लो डेंस नेटवर्क जो है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, इनको मिला के वो डर्मल लेयर होती है। तो स्किन की मल्टीपल लेयर्स इसी चीज से बनती है। दिस इज हाउ इट फॉर्म्स। ओके, समझ में आया? फिलहाल इतना ही, आप ये चीज आप याद रखो ओरिजिन वाइज, एंड दिस इज अबाउट द डर्मल लेयर अंडरस्टैंड, कि स्किन आपकी सिर्फ एपिथेलियल नहीं होती, साथ ही साथ कनेक्टिव टिश्यूज भी होती है। ओके, एनीथिंग एल्स? सो आई विल डू वन थिंग, इस सेशन के बाद मैं आपको एक ये जो ऑर्गेनिजम्स की पीडीएफ थी मैं वो सेंड कर देती हूँ। उसके अलावा भी कोई डाउट है, एवरीवन यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप वगैरह, भेज सकते हो। आपने एनिमल टिश्यूज का भी बनाया है क्या? एनिमल टिश्यूज का नहीं है मेरे पास, प्रॉपर एनिमल टिश्यूज का इसलिए नहीं क्योंकि क्लास में जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो पढ़ाने में, मतलब कुछ चीजें हम पढ़ाने के लिए रखते हैं। जैसे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं कि अब मैंने आपको टिश्यूज बता दिया, मैंने कॉकरोच का भी पीडीएफ ये बनाया नहीं था, मैंने रिसेंटली ऐड किया है, क्योंकि कॉकरोच मैंने एक्सप्लेन कर दिया था सबको। थोड़ा बहुत डायग्राम का हम हेल्प लेते हैं, क्योंकि खुद से पूरा डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरे टाइम पूरा स्क्रीन टाइम उसी में चला जाएगा। तो वो बस थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, पर पूरी क्लास को मैंने इंडिविजुअल सारे ऑर्गन्स एक्सप्लेन किए। ये मैंने सारे शॉर्ट फॉर्म और एक एक दो दो पॉइंट्स ऐड कर करके ये पीपीटी अभी बनाया, कि सारे ऑर्गेनिजम्स को मैं एक साथ ही एक पीपीटी में रखती हूँ। डू यू नीड टिश्यू के भी, आपको चाहिए? हाँ मैम, होगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। यस, यस यस मैम। ओके ओके, ठीक है। अगर यू नीड दैट तो मैं वैसे भी मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का वही शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर ही रही हूँ इन पीडीएफ फॉर्म। तो आई विल प्रिपेयर फॉर तो टिश्यू उसमें एनिमल टिश्यू भी कर लूंगा। राइट। तो मैं अलग अलग टॉपिक वाइज ही रखूंगी, क्योंकि एक शॉर्ट नोट्स मैं मेरी साइड से ही दे देती हूँ, बिकॉज मुझे अभी भी बच्चों पे भरोसा नहीं है दैट यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स और नॉट। आई डोंट वांट यू कि आपको एट द एंड स्कार्सिटी हो किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन की। अगर आप रेफरेंस बुक नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़ो। मेरी क्लास जो मैंने आपको पीपीटी भेजा है, या जो भी मैं आपको जितना भी भेज पाऊंगी वो, एंड मॉड्यूल के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स, वो प्लस क्वेश्चन बैंक तो थ्रू आउट ईयर आपको बहुत सारा मिलेगा। तो उतना भी किया, रिलीजियसली किया, यानी जो कह रहे हैं वो किया, तो कुछ हद तक चांसेस हैं आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ओके, ऑफलाइन क्लास में एक लड़की का आपका सामने मैं एक एग्जांपल रखूंगी। शी इज इन 12th स्टैंडर्ड, प्रिया सुबाले नाम है उसका। हाउ शी स्टडीड एंड शी इज डूइंग सो वेल इन पेस। शी इज द ओनली वन इन पूरे 12th स्टैंडर्ड में, सिर्फ वही एक है जो अच्छा कर रही है। व्हाट शी डिड दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द ऑफलाइन सेशन। ओके, चलो, दैट्स इट। यस यस मैम। ओके, चलो, सी यू नेक्स्ट वीक मंडे, probably offline होगा, so we'll meet हाँ personally. यस यस मैम। Okay, bye everyone, enjoy your weekend. यस यस। बाय मैम, थैंक यू मैम।